Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, in the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। फोन नंबर्स अभी कमल ने बताए, मैं एक बार फिर दोहराए देते हैं नंबरों को। 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। इन नंबरों पर आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। और आज प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs Union Cabinet meeting to approve decisions aimed at helping MSMEs and farmers. Benchmark stocks surge more than 8.5% in 4 sessions. Sensex crosses 33,000 mark. Nifty settles above 9,800 level. And global equity indices climb amid gradually reopening of economies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों और किसानों की मदद के लिए लिए गए फैसलों को मंजूरी दी। प्रमुख शेयर बाजारों में 4 कारोबारी सत्र में 8.5% से अधिक का उछाल। सेंसेक्स 33,000 के पार, निफ्टी 9,800 के स्तर से ऊपर पहुंचा। और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर खोले जाने के बीच वैश्विक शेयर सूचकांक चढ़े। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई, किसानों और रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों की सहायता के लिए ये ऐतिहासिक फैसले किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। ऐसे उद्यमों में निर्यात से होने वाले कारोबार को सकल कारोबार में से छूट दी जाएगी। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात एमएसएमई कोष को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ फंड ऑफ फंड्स नाम के विशेष कोष को बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी। अब किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को अपना ऋण चुकाने के लिए अगस्त तक का समय मिलेगा। Kiran from Mumbai has already joined in. Kiran, please ask your question. Kiran, are you online? Yeah. Please ask your question. Thank you, sir. Sir, we have a news that from 29 January, the weekly settlement of Nifty and Bank Nifty, which was having every Thursday, will be held on every Monday. Is it true? Well, I have not heard of this news.
I do not know if this particular settlement details are given somewhere. We will have to look into the particular news and then let you know whether it is correct or not. Moving on in more news, public sector banks have sanctioned collateral-free loans worth 3,200 crore rupees in a single day under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman informed that largely the micro, small and medium enterprises located in over 3,000 Tier 2 towns were covered on the first day of sanctions of the collateral-free loans. The amount sanctioned will help the MSMEs to meet the expenses towards payment of salaries, rent and restocking of goods. Mohammad Sayaz from Delhi is joining in. Mohammad Sayaz, please ask your question. नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो GDP के 2019 के लिए उसमें उसके जो फोर्थ क्वार्टर उसका जो GDP है वो काफी ज्यादा करना है 3.1%। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त लॉकडाउन भी लगभग 22 से मार के चलते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो इतना कम GDP का वजह क्या है और अगर ऐसा उससे पहले काफी ज्यादा इकोनॉमी खराब है तो फिर इसका कैसे मुकाबला कर पाएंगे अभी लॉकडाउन का? जी यामिनी, इनकी आवाज थोड़ी सी अस्पष्ट थी, हमें स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था। अगर आप सवाल को समझ पाई हो तो हमें लगता है कि इन्होंने जीडीपी के बारे में कुछ सवाल किया है। इन्होंने एक तो जीडीपी शायद लो लेवल पर है उसके बारे में बात की है। जीडीपी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसके हिसाब से जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके हिसाब से जीडीपी काफी लो है और लॉकडाउन का असर देखने को मिला है जीडीपी के ऊपर, पर पूरा लॉकडाउन सिर्फ मार्च तक लिया गया है, उसके बाद का इफेक्ट नहीं नजर आया है। पर क्योंकि प्रोडक्शन लिमिटेड थी और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे आपके फूड एंड अदर रिलेटेड सेक्टर्स थे वो ही ओपन थे, बाकी सेक्टर्स क्लोज थे, तो जीडीपी के आंकड़े काफी लो है और उसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं दिखा है। जहां तक देश का बाकी उन्नत देशों के साथ सीधा तरीके से कंपटीशन है या बाकी देशों के साथ मिलकर के चलने का है, वो देश जैसे जैसे खुल रहा है और जैसे जैसे अभी अनलॉक हुआ है वैसे वैसे इकोनॉमी अपनी वापस रफ्तार पकड़ेगी। और जिसका अगर आप देखें तो एक नजर आपको इंडेक्सेस पे ही मिलेगा कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से इंडेक्सेस भी आज के तारीख में बढ़े हैं। जबलपुर से अजय यादव फोन लाइन पर हैं। हेलो जी अजय जी। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सर, हेलो, लॉकडाउन कब खुलने वाला है सर जी? लॉकडाउन जी लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया है। ज्यादातर अब स्टेट्स के ऊपर कर दिया गया है कि स्टेट्स अपनी रेगुलेशंस लगाएं, कंटेनमेंट जोन्स देखें और ग्राउंड के साथ जुड़ करके देखें कि कहाँ पे उन्हें परमिट करनी है मूवमेंट और कहाँ पे नहीं करनी है। सरकार ने कहा है हमें धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलना भी है और जो है इस कोविड के साथ सुरक्षित तरीके से जीने की कोशिश करनी है। रेनू कुमारी इज ऑन फोन लाइन फ्रॉम गाजियाबाद। रेनू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये हमसे कहते हैं कि सेबी के रूल हैं कि आप इस पे पावर ऑफ अटॉर्नी पे ये कर दीजिए शेयर के लिए, तो इसमें हमें कोई खतरा तो नहीं है, मतलब कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? साइन हमने कर दिया, वो कहते हैं तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, नहीं तो 100 रुपीज पर डिलीवरी लेंगे। जी पावर ऑफ अटॉर्नी के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं जब आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपके स्टॉक ब्रोकर्स के पास या उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी जाती है। तो अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो वो आपके शेयर्स ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर चलन में ये चलता है। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप एक एक्सप्लिसिट डिनायल दे सकते हैं या आप उन्हें नहीं साइन करें, पर वैसे कोई खतरा नहीं होता। स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर सेबी की रेगुलेशन होती है, आप उन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी गलत तरीके से आपके स्टॉक्स को या आपके अकाउंट को मिसहैंडल किया हो तो। जी मुंबई से रत्नाकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी रत्नाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत। जी गुड इवनिंग। हाँ, अभी जो अनाउंसमेंट पत्रकार परिषद में की एमएसएमई के अंदर
रियासत जो दी है छोटे दुकानदार, पान के ठेले वाले, तो उनको 10,000 तक लोन देंगे, वो कैसे देंगे? वो नेशनलाइज बैंक थ्रू देंगे कि कैसे देंगे? जी, एमएसएमई को सुविधा जो दी गई है वो 3.5 लाख करोड़ लोन उनको सैंक्शन किया जाएगा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और उसके लिए वो जो है बैंक के पास जा सकते हैं और उनसे जो है फॉर्म या एप्लीकेशन ले सकते हैं और वहां पे रिक्विजिशन डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट के तहत बैंक जो है एमएसएमई की रिक्वायरमेंट देखते हुए वर्किंग कैपिटल लोन उनको सुविधा प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही सबऑर्डिनेट लोन्स जो गवर्नमेंट गारंटीज के थ्रू हैं वो भी उनके थ्रू प्रोसेस होंगे। फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन की भी बात की गई है, वो अभी उसकी पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं, पर जहां तक लोन्स की बात है आप बैंक तक जाकर के उनके जो काउंटर्स हैं उन पे एमएसएमई की रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। Gopal is on phone line from Mumbai. Gopal, ask your question, please. हेलो, मार्केट मैनेजर का नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में कुछ पूछूं तो कोई एतराज नहीं है सर? जैसे कि अभी मार्केट में जैसे आप बताते हो, क्या आप लोग कभी जैसे जो जवाब दे रहे हैं और जो क्वेश्चन आंसर के पूछ रहे हैं, आप लोग कभी मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हो? थोड़ा ये बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया चाहिए, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आज तक जो ऐसे मार्केट में आज जो फॉल आया तो आपने कमाया कि सर कितना गवाया? पहला तो ये आपसे पूछना है। दूसरा मेरे सवाल 2 है जी। पहला सवाल ये है कि जो मार्केट में जो अभी रनिंग ये बीएसई और एनएसई जो इंडेक्स आंखें बंद करके फिर बढ़ रही है, तो उसको मार्केट में स्टेबिलिटी जरूरी है कि नहीं? इक्विटी मार्केट में वो पहले जरूरी है कि नहीं, वो आप बताइए। दूसरा एक जो सर, ये अगर कोई कंपनी आईपीओ लाती है बड़े बड़े रेट पे 800 रुपए पे, 900 रुपए पे, उसके बाद जैसे ही वो आईपीओ आता है उसके बाद वो गिर के 2 रुपया 5 रुपए पे जाके मार्केट से स्टॉक फुल हो जाता है। तो ऐसे कंपनी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना सर। जी, आपका पहला सवाल कि हम ट्रेडिंग करते हैं, नहीं, वो हर एक एक्सपर्ट अपनी हिसाब से जो उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं और उनका वो पर्सनल निजी फैसला होता है। जो आपका दूसरा सवाल है कि मार्केट्स बढ़ रही हैं या जो स्टेबिलिटी है मार्केट्स में, अगर आप देखें मार्केट्स जब लॉकडाउन हुआ था तब काफी ज्यादा गिर गई थी, क्योंकि एक इकोनॉमी में जो है हॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है माना जा रहा था कि बहुत सारी कंपनीज कमाई नहीं कर पाएंगी, तो उनके शेयर प्राइसेस को उन्होंने डिस्काउंट करके एक लोअर लेवल पे ले आए थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला है और ऑपरेशनलाइज हुई है इकोनॉमी, वैसे ही आपने देखा है जो शेयर मार्केट है वो बढ़ोतरी की तरफ है, जिसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि लोग ऑप्टिमिस्टिक है इकोनॉमी के बारे में, और वैसे ही कंपनीज धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन साइकिल को जैसे ही 100% कैपेसिटी पे लेकर के आएंगी वैसे वैसे वो ग्रोथ देख पाएंगी। इसलिए शेयर मार्केट्स में ग्रोथ नजर आई है, वो स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट नहीं नजर आएगी, क्योंकि अगर डिसीजन अगर कोई सडन डिसीजन आएगा किसी चीज के ऊपर, उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है, जिसकी वजह से मूवमेंट नजर आती है और वो उसके साथ रिलेट की जा सकती है। और अब जी हाँ, आप और कुछ बताना चाह रही हैं? जब भी निवेश करें और आईपीओस के अंदर इन्वेस्ट करें तो आईपीओस के कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ देख करके फिर इन्वेस्ट करें। रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि अंडर प्राइसिंग है आईपीओस में, और जिस प्राइस पे वो लिस्ट होते हैं वो ज्यादा होती है देन व्हाट उस प्राइस पे जिस प्राइस पे दिया जाता है। पर ट्रेडिंग के दौरान अगर वो कंपनी मुनाफा नहीं कमाती तो उसके शेयर प्राइसेस गिरते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि फंडामेंटल्स कंपनी के कि कौन प्रमोटर्स हैं, क्या बिजनेस है, क्या मुनाफा हो सकता है और आगे मार्केट कैसी है, उसको देख करके ही निवेश करें। जी, कुल मिलाकर के पूरा जो एक ध्यान जो है वो बेसिक्स पे देने की जरूरत है निवेश के। और अब पेंशनर से जुड़ी एक खबर हमारे पास है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की बहाली के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया सहित 868 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का कोई प्रावधान नहीं था। And adding more to this news piece, earlier there was no provision for restoration of commuted pension, and the pensioners
continued to receive reduced pension on account of commutation lifelong. The ministry has termed it a historical step for the benefit of pensioners under Employees Pension Scheme. The EPFO has more than 65 lakh pensioners catered through its 135 regional offices. EPFO officers and staff battled all odds during this COVID-19 lockdown period and processed pension payment for May 2020 to ensure credit of pension in the bank account of pensioners on schedule. जी, अब कोलकाता से मुश्ताक अली फोन लाइन पर हैं. हेलो. हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल. जी, गुड इवनिंग. जरा ये बताइए कि अब ये रैली जारी रहेगी या करेक्शन आएगा, और अप्रैल में जून में तो लॉस ही लॉस हुआ है, तो शेयर के दाम गिरेंगे यानी कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा अभी नया सिरे से इन्वेस्ट के लिए? जी, जहाँ तक अनलॉक है, अनलॉक की गई है इकोनॉमी, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा. पर अगर बहुत सडन मूवमेंट आती है किसी वजह से तो उसमें करेक्शंस आपको नजर आएंगी. पर अभी करेक्शंस का ऐसा दौर नहीं चलेगा कि बहुत ज्यादा एकदम से मार्केट बढ़े और गिरे. मार्केट बढ़ेगी और कुछ सत्रों में जहां जहां पॉजिटिव ग्रोथ की आशा रहेगी वहां पे आप देखेंगे वो सेगमेंट्स ग्रोथ पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी. Keshav is waiting on phone line from Mumbai. Keshav, ask your question. Yes, good evening, sir. Good evening. सर, ये लोग जो है जिस कंपनी में इन्वेस्ट जो करते हैं उसमें अक्सर लोगों को नुकसान होता है, तो ये फ्रॉड कंपनी हम कैसे पहचान ले? और दूसरा मेरा एक सवाल है कि ये 400-500 का शेयर अगर 20-25 पर आया है तो अभी कुछ बढ़ने के चांसेस है उनके इस हालत में? थैंक यू. जी, आपका पहला सवाल फ्रॉड कंपनीज कैसे पकड़ी जाएं, वो जो है जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं या उस कंपनी की डिटेल्स पढ़ते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन उसके प्रमोटर्स हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो किस बिजनेस के अंदर है और वो क्या प्रोजेक्शंस दे रही हैं, वो कितनी सही है प्रोजेक्शंस, उसके बेसिस पे निकाला जा सकता है कि वो कंपनी ठीक है या नहीं है. जहां आपका दूसरा सवाल है कि जो शेयर्स अभी के समय नीचे आए हैं वो लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक गिरावट नजर आई है, पर ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली कंपनी के बिजनेसेस खत्म हो गए हैं. फंडामेंटली रिसेशन है, स्लो डाउन है, एक साइक्लिकल चेंज है जिसकी वजह से बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ा है और लॉकडाउन की वजह से भी इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस हमें लो लेवल पे दिख रही हैं. पर अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है और वो ऐसे बिजनेस में है जहां पे मुनाफा आ सकता है फ्यूचर में, तो शेयर प्राइस 25 से बढ़ करके आगे आने वाले सत्रों में आप देखेंगे कि हायर लेवल्स पे पहुंचेगी. जी, उमेश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. उमेश, आप फोन लाइन पर बने रहिए. हम इससे पहले शेयर बाजार पर नजर डाल लेते हैं. सरकार के अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से बंधी उम्मीदों के बीच आज सेंसेक्स में उछाल आया. 4 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 8.5% से अधिक का उछाल देखने को मिला है. वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से भी निवेशकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. दिन के कारोबार में 1250 अंक तक की छलांग लगाने के बाद सेंसेक्स आज 879 अंक की बढ़त से 2.57% ऊपर 33,304 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.57% की वृद्धि से 246 अंकों पर 9,826 पर पहुंच गया. व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों का प्रदर्शन सेंसेक्स से आज बेहतर रहा. मिड कैप में 2.65% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.03% की बढ़त दर्ज हुई. At the stock markets, in last 4 sessions, both Sensex and Nifty surged more than 8.5%. And today, equity benchmark Sensex surged 879 points, driven by optimism heightened after the government began the process of unlocking the economy. Positive cues from global markets also buoyed investors' sentiments. After skyrocketing 1250 points during the day, the 30-share index settled 879 points or 2.6% higher at 33,304. Similarly, NSE Nifty surged 246 points or 2.6% to finish at 9,826. In the broader market at BSE,
Mid-cap and small-cap both outperformed the Sensex. Mid-cap rose 2.7% and the small-cap climbed 3%. Bajaj Finance was the top gainer in the Sensex pack, rising around 11%, followed by Titan, Tata Steel, SBI, Mahindra & Mahindra, HDFC, IndusInd Bank and Reliance Industries. But Sun Pharma, Nestle India and Ultratech Cement were among the laggards. Experts said markets started the week on a positive note following upbeat Asian market pairs and the positive news of Unlock 1. The Home Ministry on Saturday said Unlock 1 will be initiated in the country from 8th of June, under which the nationwide lockdown will be relaxed to a great extent, including opening of shopping malls, restaurants and religious places. और उमेश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। हेलो उमेश। हाँ सर, मेरा सवाल था, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनी अभी बंद रही सर, तो उनके रिजल्ट जैसा कि फोरकास्ट किया जा रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले दिन में कमजोर रहेंगे, लेकिन मार्केट अभी बढ़ रहा है, तो निवेश के लिए अभी समय सही है कि जैसा लॉकडाउन का असर बाद में दिखेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा? इस बारे में कुछ कहना था सर। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर असर जरूर आएगा लॉकडाउन का, और जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक शेयर्स जो हैं वो हो सकता है जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तब डिप करें, पर क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा तो जो अभी शेयर प्राइस लेवल है उससे बढ़त की तरफ ही रहेगी मार्केट, कमजोर नहीं होनी चाहिए। Somnath is joining in from Mumbai. Somnath, please ask your question. हेलो। हाँ, अभी तक सैकड़ों कंपनियां जी शेयर मार्केट से वैनिश हो गया। इन कंपनी के ऊपर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं किया। इन हालात में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन हालात में किसको क्या करना चाहिए? Now he's disconnected. He's asking who should do what? No, we could not get it actually. Okay, as regards जहाँ पे वैनिश होने की बात है कंपनीज के डीलिस्टिंग के ऊपर सेबी का कोई हाथ नहीं होता। अगर कोई कंपनी डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है और उसके शेयर होल्डर्स डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, उसे रोक नहीं सकती सेबी। सेबी सिर्फ ये रोकथाम कर सकती है कि अगर शेयर प्राइसेस में कोई मैनिपुलेशन हो रहा हो तो उसे रोका जा सकता है, चाहे वो किसी भी एक लॉबी की तरफ से हो या एक ग्रुप की तरफ से हो। और ये देखना कि ट्रेडिंग फेयर हो रही है और जो इन्वेस्टर है उसको चीट नहीं किया जा रहा, इस बात पे सेबी कंट्रोल रखती है। और अब एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। विश्व में कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फिर खोले जाने से बंधी उम्मीदों से निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ है और आज एशियाई शेयर बाजार लगभग 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी के बावजूद वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़त देखी गई। हांगकांग के हैंग सेंग में 3.4% का उछाल आया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.2% बढ़त में रहा। जापान के निकेई में 0.8% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.8% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्टेट टाइम्स 1.6% ऊपर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में आज अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लंदन के FTSE 100 और फ्रांस के कैक दोनों में 1.2% की बढ़त देखने को मिली। And coming back home, at the forex market, the rupee today appreciated 8 paise to provisionally close at 75 rupees and 54 paise against the US dollar, supported by optimism over the government's reopening plan for the domestic economy. Forex traders said foreign fund inflows, weak American currency and positive domestic equities also boosted investor confidence. Deepak is joining in from Gwalior. Deepak, please ask your question. हेलो सर, मेरे 2 क्वेश्चन है जी, प्लीज गो अहेड। पहला क्वेश्चन है सर, म्यूचुअल फंड सर, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी सर। म्यूचुअल फंड कैसे सर मार्केट रिस्क पर सर हम परचेज कर सकते हैं सर, मतलब अपनी जो पॉलिसियां है सर म्यूचुअल फंड की सर, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मार्केट में पैसा लगा सकते हैं जी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जो MSCME की द्वारा जो घोषणाएं हुई है सर, वो मिडिल और लोएस्ट
एंटरप्राइजेस के लिए घोषणा हुई है। सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सर एक जीडीपी में काफी रोल प्ले करता है, तो सर इस कंपनी को सर कैसे बूस्ट किया सकता है सर इकोनॉमी के अंदर आगे कंट्रीब्यूट कराने के लिए? जी, आपका पहला सवाल म्यूचुअल फंड से है। ऑल इंडिया रेडियो एक स्पेशल प्रोग्राम करता है हर संडे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के संडे को, आप प्लीज उसे सुनिए। जहां तक म्यूचुअल फंड निवेश है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कैसे उनकी जो स्कीम्स हैं उनको आप देख सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप निवेश करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अकाउंट खोल देंगे और आप उसके थ्रू निवेश कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे ग्रोथ दिया जाए, वो आपके लिए आपने अगर देखा हो तो एक वोकल फॉर लोकल करके या सेल्फ रिलायंस स्कीम्स लाई गई हैं, जिसके तहत कोशिश की गई है कि इंडस्ट्री को इकोनॉमिक रिलीफ दिया जाए और पैकेजेस दिए जाएं ताकि वो सस्टेनेबल बने। तो सबसे ज्यादा रिलीफ पैकेज जो 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया था, उसके तहत एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है और सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो जैसे जैसे इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा वैसे वैसे इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और मैन्युफैक्चरिंग बेस भी आपका स्ट्रेंथन होगा। Coming back to news, global crude oil prices today remained almost steady as traders took profits amid OPEC considering a meeting as soon as this week to discuss whether to extend record production cuts beyond end of June. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $38.10 per barrel, while US crude prices were at $35.50 per barrel. और अब बात जी इससे सोने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रकाश पाटिल नासिक से। जी हेलो प्रकाश। हेलो जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर मैं सीएनबीसी आवाज देखता हूँ मार्केट के लिए जी। उसमें पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन ये जो बताते हैं उन लोग जी, उनकी सर जरा डिटेल्स बताएंगे तो अच्छा होगा। जी यामिनी जी, ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और ऑप्शन जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर आप एक अंडरलाइंग एसेट, जिसे चाहे आप एक स्टॉक कहें, एक कमोडिटी कहें या कोई भी एक एसेट है, उसको खरीदते या बेचते हैं एक फ्यूचर प्राइस पे और एक स्पेसिफाइड डेट पे, फ्यूचर डेट पे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप फ्यूचर में एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस अंडरलाइंग एसेट, जैसे मैंने कहा स्टॉक है, कोई इक्विटी स्टॉक है या कोई कमोडिटी है, उसको बेचेंगे या खरीदेंगे। तो जब आप पुट ऑप्शन कहते हैं तो वो एक बेचने का तरीका है किसी भी एसेट को, और जब आप कॉल कहते हैं तो उसे खरीदने का, जब आप अंडरलाइंग एसेट को खरीद रहे होते हैं तो उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, कॉल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप ऑप्शन खरीद रहे होते हैं कि मैं ये इसको बेचूंगा या खरीदूंगा एक पर्टिकुलर डेट के अंदर, उसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम पे किया जाता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम नहीं होता, क्योंकि आप चॉइस लेते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि आप किसी चीज को बेचेंगे या खरीदेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, तो उसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। जी यामिनी, और समय की हमारे पास कमी है, अब चलते चलते सोने के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क में सोने का मूल्य आज कम होकर $1,747.70 प्रति औंस पर आ गया। घरेलू वायदा बाजार में जून महीने के लिए सोने के दाम ₹226 बढ़कर $46,880 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। यामिनी, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs Union Cabinet meeting to approve decisions aimed at helping MSMEs and farmers. Benchmark stocks surge more than 8.5% in 4 sessions. Sensex crosses 33,000 mark. Nifty settles above 9,800 level. And global equity indices climb amid gradually reopening of economies. And that's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for being with us. Namaskar. Market Mantra.